चलिए आज हम पढ़ते हैं आपकी बुक का 6 नंबर चैप्टर तारों की दुनिया। तारों की दुनिया के लेखक है जयंत विष्णु। इनका जन्म 19 जुलाई 1938 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं, दिन में तारों का दिन में नहीं दिखाई नहीं देने के क्या क्या कारण हैं, और ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल है। इसके भी कुछ पौराणिक जो कथाएं हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया। सन 1975 में भारत सरकार के द्वारा जयंत विष्णु को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी कि उन्हें पुरस्कार दिया गया। इनकी जो भाषा थी लेखन की सरल सुबोध थी, यानी कि सामान्य जन को समझ में आने वाली। इस पूरे पाठ में उन्होंने ध्रुव तारे के बारे में और तारों की चमक जो है उसके बारे में बात की है। अब हम पाठ देखते हैं। खुले आकाश में सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। लेखक ने कहता है कि जब हम सूर्यास्त यानी सुबह होता है तब हमें धीरे धीरे तारे खुले आकाश में जैसे सूर्यास्त होता है, शाम होती है तो हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। तारे कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते और ना ही एकदम से आते हैं। लेखक कहता है कि तारों के आने की कोई एक निश्चित जगह नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम से कहीं से आए। तारे हमेशा अंतरिक्ष में विद्यमान रहते हैं। लेखक कहते हैं कि तारे हमेशा अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य के प्रकाश के आगे उनका तेज फीका पड़ जाता है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही बताया गया है, तारा होता है सूर्य। वो कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश के आगे उनका तेज फीका पड़ जाता है और वे दिन में दिखाई नहीं देते। कहने का तात्पर्य है कि सूरज का जो तेज है वो इतना ज्यादा है कि तारे उसके आगे फीके पड़ जाते हैं और सूरज हमें दिन में चमकता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। चंद्रमा का जो धीमा प्रकाश है, वैसे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, लेकिन लेखक कहता है कि चंद्रमा में भी कुछ प्रकाश है जिसके कारण तारे छिप जाते हैं, यानी कि तारे लुप्त हो जाते हैं। तारे बहुत प्रकाशमान होते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। फिर जयंत विष्णु बताते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, लेकिन पृथ्वी से बहुत ज्यादा निकट होने के कारण वो बहुत तेज हमें तेजस्वी दिखाई देता है। जैसा कि उन्होंने एक उदाहरण देके बताया कि आप देखेंगे कि एक 100 वाट के बल्ब को अगर यदि आप जलाकर अपने से 100 फीट के यानी कि बहुत नजदीक से यदि उस बल्ब को देखते हैं तो आपकी आंखों में रोशनी आती है और आपकी आंखें झुंझला उठेगी, चुंधिया जाएगी। यदि उसी बल्ब को आप जलाकर 100 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका जो तेज है फीका पड़ जाएगा। इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि सूर्य के अंदर तेज तो बहुत है, सूर्य एक तारा है, लेकिन दूर होने के कारण हमें छोटा और फीका दिखाई देता है। फिर वो कहता है इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में भी कई तारे सूर्य से भी कई गुना बड़े प्रकाशमान है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद दिखाई देते हैं। अब लेखक क्या बता रहा है कि सूर्य हमारे से नजदीक है और कुछ ऐसे तारे जो सूर्य से भी बहुत बड़े हैं, बहुत प्रकाशमान है, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा दूर होने के कारण वो छोटे दिखाई देते हैं। फिर वो कहते हैं चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ध्यान रखने वाली बात है कि चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्रियों ने कई महत्वपूर्ण बातें देखी। खगोल शास्त्रियों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी? उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरफ पूरब से निकलते हैं, पूरब से उदय होकर पश्चिम की दिशा में अस्त होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सूर्य की तरह ही तारे पूरब से निकलकर उदय होकर यानी उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। इसीलिए यदि आप कैमरे का शटर पूरी रात यानी रात भर खुला रखकर आकाश का फोटो खींचना चाहेंगे तो उस फोटो में क्या आएगा? तारे आपको नजर नहीं आएंगे। वहां नजर आएगी गोलाकार परिधि, अर्थात ग्रहों के घूमने का वक्र मार्ग, यानी जो ग्रह घूमते हैं गोलाकार परिधि में, यानी कि परिधि में, रास्ते में, उसका अर्थ है। यदि
फोटो उत्तरी गोलार्ध में खींचा जाए तो आप देखेंगी कि एक तारा ऐसा है जो परिधि में घूमने के बजाय फिर नजर आएगा। फिर जयंत विष्णु हमें बताते हैं यदि हम फोटो को उत्तरी गोलार्ध में लेकर खींचे तो आप देखेंगे कि एक ऐसा तारा जो परिधि में घूमने की बजाय हमें एक जगह स्थिर स्थिर यानी एक ही जगह पर टिका हुआ नजर आता है। वह कौन सा तारा है? वह है ध्रुव तारा, जिसकी हमारी पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक कथाओं में भी यही मान्यता है कि ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह पर टिका रहता है। उसकी और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में बताई गई है, वो ये है कि ऐसी मान्यता है कि राजा उतानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। आपको ध्यान रखनी है कि एक राजा थे उतानपाद, उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति, लेकिन जो राजा की प्रिय रानी थी वो कौन सी थी? वो थी सुरुचि। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता के गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ध्रुव किसके पुत्र थे? सुनीति के पुत्र थे। और राजा को प्रिय कौन सी रानी थी? सुरुचि। सुरुचि उन्हें प्रिय थी। सुरुचि का जो एक पुत्र था उत्तम, वो राजा उतानपाद की गोद में बैठा था। तो जो सुनीति का पुत्र ध्रुव था, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे भी इनके गोद में बैठना है। परंतु सुरुचि ने, राजा ने सुनीति के पुत्र को भी वहां बैठा लिया या बैठाना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से शुद्ध होकर बालक, शुद्ध यानी दुखी होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की बड़ी, शिव जी की, शंकर यानी शिव जी की तपस्या की, बड़ी तपस्या की। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसा स्थान की मांग की जहां से उसे कभी हटाया नहीं जा सके। वही ध्रुव आज आकाश में अटल मालूम पड़ता है। अब लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि ध्रुव से संबंधित भी कई सारी बातें हैं कि एक राजा उत्तानपाद थे, उनके 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी और सुनीति उन्हें कम प्रिय थी। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, सुरुचि के पुत्र था, सुरुचि का जो पुत्र था वो था उत्तम। एक बार उत्तम अपने पिता उतानपाद की गोद में बैठे, तब ध्रुव ने भी उनकी गोद में बैठना चाहा, लेकिन सुरुचि ने उसे वहां से हटा दिया। इस बात से दुखी होकर ध्रुव ने शिव जी की बहुत गहरी तपस्या की। तो शिव जी ने क्या किया? उसकी तपस्या से खुश होके ध्रुव को बोले कि वर मांगो बेटा। तब ध्रुव ने कहा कि आप मुझे ऐसा स्थान दीजिए कि मुझे वहां से कोई भी हटा ना पाए। ये सारी पौराणिक कथाएं हैं और ये सारी पौराणिक मान्यताएं हैं कि आज भी ध्रुव आकाश में अटल मालूम होता है। ये सब क्या है? पौराणिक मान्यताएं हैं। किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता है, कारण मिल ही जाते हैं, फिर लोक कथा केवल मनोरंजन और कहानी के रूप में रह जाती है। अब लेखक क्या कहता है कि ये सारी तो लोक कथाएं हैं, ये सब लोक कथाएं हैं, लेकिन इन लोक कथाओं को दूर करने के लिए क्या है, समय समय पर ऐसे वैज्ञानिक ऐसे कारण ढूंढ लेते हैं इनके, और ये लोक कथाएं धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है। लोक कथाएं तब तक चलती है जब तक उसकी पुष्टि किसी वैज्ञानिक तरीके से उस चीज की पुष्टि ना कर दी जाए। इसका अगला पार्ट जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।